कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जो बाकी सुबह जैसी ही है। वही धुंधली रोशनी, वही शहर का शोर, वही अलार्म की घंटी जो हमेशा बहुत जल्दी बजती है। सब कुछ वही है सिवाय आपके। आप बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुके हैं, शाब्दिक रूप से नहीं, वैचारिक रूप से नहीं, बल्कि जैविक रूप से। फ्रांस काफ्का की लिखी ये कहानी मेटामॉर्फोसिस एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक दिन सुबह उठते ही अचानक अपने आप को पाता है कि वह पूरी तरह से बदल चुका है। वह एक भयानक कीड़े में बदल चुका है और उसके बाद अलगाव, शर्म और एक अजीब सी राहत जो मृत्यु के साथ आती है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सुबह ग्रेगर सैम्सा अपने बेचैन सपनों से जागा तो उसने पाया कि अपने बिस्तर में वह एक भयानक कीड़े में बदल चुका है। उसकी पीठ सख्त हो गई थी जैसे एक कवच। उसके पेट पर भूरे रंग की धारियां थी जो धनुषकार खंडों में बटी हुई थी। उसके बहुत सारे पतले पैर थे जो हवा में बेकार तड़प रहे थे। कुछ देर बस वह देखता रहा, अपने पैरों को, उस अपनी छत को, अपनी खिड़की जहां से बारिश की बूंदें धातु की दहलीज पर गिरती रहती हैं। उसने सोचा यह सब क्या है? यह कोई सपना नहीं है, यह सपना नहीं था, यह बुखार नहीं था, यह कोई भ्रम नहीं था, यह उसकी नई सच्चाई थी। और यही सबसे भयानक बात थी। उसका कमरा, उसका अपना जाना पहचाना कमरा, सब कुछ वही था। वही दीवारें, वही मेज पर कपड़े के नमूने, वही तस्वीर दीवार पर एक औरत जो कोट में लिपटी हुई थी, मानो ठंड से बचने को नहीं, दुनिया से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ग्रेगर का पहला विचार अपनी इस नई अजीब से देह के बारे में नहीं था। उसका पहला विचार था ट्रेन। मेरी ट्रेन सुबह 5 बजे की है, मेरा काम, बस यही उसके दिमाग में पहला विचार आया। और ग्रेगर सोचता है कितना कठिन पेशा चुना है मैंने। दिन रात यात्राएं, अनजान लोग, झूठी मुस्कानें और इन सब के बदले में केवल चिंता और थकान। कितने साल से वह यही सोचता आ रहा था। कितने सालों की ट्रेनें, कितने होटलों के बिस्तर, कितने अनजान शहर, कितने झूठे मुस्कुराते चेहरे जिनसे ऑर्डर लेने होते हैं। उसका बॉस, उसकी नौकरी, माँ बाप का कर्ज जो उसे इस पिंजरे में बांधे हुए था। 5 साल और, बस 5 साल और वह मुक्त हो सकता था। पर आज उसके 5 साल नहीं थे। आज उसके पास बस यह देह थी, यह अजीब, भारी और असहाय देह। ग्रेगर ने विचार किया कि अगर मुझे माँ बाप की चिंता नहीं होती तो मैं कब का इस्तीफा दे चुका होता और अपने तरीके से जीता। वही परिवार और उस परिवार की जिम्मेदारियां। आदमी अगर खुद के लिए नहीं जी सकता तो वह दूसरों के लिए जीता है और धीरे धीरे दूसरों के लिए जीना ही उसकी जिंदगी की एक पहचान बन जाती है। ग्रेगर ने कभी खुद से यह नहीं पूछा था कि मैं क्या चाहता हूँ। शायद इसलिए आज जब उसका रूपांतरण है तो वह इतना शांत था। घड़ी में 6:30 बज चुके थे और सुबह की ट्रेन जा चुकी थी। वह उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी देह उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके कई छोटे छोटे पैर हवा में तड़पते थे, एक दूसरे से उलझते थे, किसी काम नहीं आते थे। ग्रेगर की माँ ने उसे आवाज लगाया, 6:45 बज गए हैं ग्रेगर, क्या तुम नहीं जाने वाले हो? उस आवाज में कितना प्यार था, कितनी उम्मीद थी, कितना अनजाना डर था। ग्रेगर ने जवाब देने की कोशिश की पर उसकी आवाज बदल गई थी। उसमें से एक तीखी, चीखती हुई चीज निकल रही थी जो शब्दों जैसी थी पर शब्द नहीं थे। उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही थी। उसमें भीतर से कुछ और उभर रहा था, कुछ ऐसा जो मनुष्यों की दुनिया से नहीं आता। दरवाजे के पार माँ घबरा गई। पिता ने दस्तक दी। बहन ने रोते हुए फुसफुसाया और ग्रेगर बस अपने बिस्तर पे लेटा रहा, यह सोचते हुए कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद यह सब बीत जाएगा और शायद वह आज ही ऑफिस जा पाएगा। फिर दरवाजे की घंटी बजी और ग्रेगर जान गया कि यह ऑफिस से कोई था। स्वयं मेन क्लर्क आया था, क्योंकि कभी कभी एक साधारण कर्मचारी की अनुपस्थिति भी बड़े संदेह का विषय बन जाती है। ग्रेगर के मन में एक विचित्र तर्क चल रहा था। शायद मैं समझा सकता हूँ, शायद वे समझेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वह कितना भोला था, कितना अभी भी सामान्य बने रहने की कोशिश कर रहा था। मैनेजर ने बाहर से भाषण दिया। नौकरी का डर, परिवार की बेइज्जती, संदेह, धमकी। श्रीमान साम्सा, यह क्या हो रहा है? आप अपने कमरे में बंद हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। यह आपके माँ बाप के लिए बड़े शर्म की बात है। और ग्रेगर ने इन सब के बावजूद दरवाजा खोलने की ठानी। उसने अपने मुंह से चाबी घुमाया, दरवाजा खोला।
उसके मुंह से खून आ रहा था, पर अपनी कोशिशों के बाद उसने दरवाजे को अंत में खोल ही लिया। उसे पता भी नहीं था कि खून बह रहा है। इंसानों की दुनिया से फिर जुड़ जाने की इच्छा दर्द से कहीं ज्यादा बलवान थी। मैनेजर पीछे हट गया, माँ बेहोश हो गई, पिता ने अपनी आंखें ढांप ली और ग्रेगर अभी भी बात करने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, माफी मांगने की कोशिश, पर किसी ने नहीं सुना। अब उसे कोई नहीं सुन सकता। यह किसी जानवर की आवाज थी, क्लर्क ने कहा और पलट कर चला गया। उसके पिता ने उसे वापस कमरे में धकेल दिया। हाथ में एक छड़ी थी और एक अखबार था और आंखों में वही प्यार जो अब डर में बदल गया था। ग्रेगर पीछे हटता रहा दरवाजे की तरफ, पर उसका शरीर बहुत चौड़ा था, वह फंस गया। पिता ने धक्का दिया, ग्रेगर अपने कमरे में गिर पड़ा, खून बहते हुए, पर वह दरवाजा बंद हो गया। और उस बंद दरवाजे के पीछे एक परिवार ने कोशिश की कि वे भूल जाएं कि उन्होंने कभी किसी को जाना था। जब ग्रेगर की आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। उसके कमरे में अंधेरा था। बाहर से सड़क की रोशनी अब छत पर पड़ रही थी। उसने दरवाजे के पास एक कटोरा देखा, दूध और उसमें डूबी हुई सफेद ब्रेड के कुछ टुकड़े। उसकी बहन गिरेत ने रखा था। उसे याद था कि ग्रेगर को दूध बहुत पसंद है। इतनी तकलीफ के बीच उसे याद था, उसे भी याद आया, पर ग्रेगर ने दूध चखा और मुंह फेर लिया। जो कल तक उसका पसंदीदा था, आज वह अजीब लगता है। उसका पूरा शरीर बदल गया था, उसकी इच्छाएं बदल गई थी, उसकी जरूरतें भी बदल गई थी, और परिवार को अभी भी यह नहीं पता था। अभी वे पुराने ग्रेगर को खाना दे रहे थे। अगले दिन गिरेते आई। उसने झाड़ू उठाया, उसने पुराना खाना हटाया, उसने नया खाना रखा। इस बार अलग अलग चीजें, सड़ी हुई सब्जियां, पुरानी हड्डियां और बासी पनीर। और ग्रेगर ने खाया, तृप्ति से खाया, क्योंकि अब यही उसका स्वाद था। वह उसे नए सिरे से सीख रही थी, और शायद यह भी एक तरह का प्यार था। गिरेत हर दिन झाड़ू लगाती, खाना रखती और चली जाती। वह कभी ग्रेगर की तरफ नहीं देखती थी, हमेशा दूसरी ओर मुंह करके काम करती थी। और ग्रेगर यह समझता था कि वो इसलिए कर रही है ताकि ग्रेगर को उसे देखना न पड़े, और शायद ग्रेगर के लिए भी उसे देखना इतना आसान नहीं है। ग्रेगर दरवाजे से सुनता था, परिवार की बातें, पैसों की बातें, चिंता की बातें। पिता ने बताया कि एक छोटी सी बचत थी, पर वह ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, और माँ को सांस लेने में तकलीफ थी। गिरेत तो अभी बच्ची थी। ग्रेगर जो कभी सबका बोझ उठाता था, अब खुद एक बोझ बन गया था। वह शर्म से सिकुड़ जाता था। उसे याद आता था कैसे उसने हर महीने घर पैसे भेजे थे, कैसे परिवार की जरूरतें पूरी की थी, कैसे उसने बहन के लिए संगीत विद्यालय का सपना देखा था। और अब वह एक बोझ बन चुका था। ये एक समस्या थी, एक शर्म थी। वे हाथ जिन्होंने कभी सबके लिए कुछ जुटाया था, अब वे कुछ भी थाम नहीं सकते थे। एक दिन गिरेत ने तय किया कि ग्रेगर के कमरे से फर्नीचर हटाना होगा, ताकि उसे घूमने की जगह मिल सके, ताकि वह दीवारों पर चढ़ सके, छत से लटक सके, बिना किसी रुकावट के। यह प्यार था, एक तरह का। पर इस प्यार को देखकर माँ कब गई। माँ फुसफुसाते हुए बोले कि अगर हम सब हटा देंगे तो क्या वह भूल नहीं जाएगा कि वह कभी इंसान था। और ग्रेगर जो दरवाजे के पीछे सब कुछ सुन रहा था, माँ की यह बात सुनकर थम गया। हाँ, यह कमरा, यह मेज, यह अलमारी, यही उसकी पहचान थे, यही उसके होने का सबूत था। अगर कमरा खाली हो गया तो वह कौन रहेगा? अगर स्मृतियां छीन ली जाए तो एक इंसान में बचता ही क्या है? पर गिरेत ने नहीं माना। फर्नीचर हटाया जाने लगा और ग्रेगर अपनी पुरानी तस्वीर बचाने के लिए दीवार पर चढ़ गया, मानो वह तस्वीर उसकी आखिरी इंसानी निशानी थी और वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। माँ ने उसे देख लिया और वह बेहोश हो गई। पिता बदल गए थे। जो पिता पहले थके हुए, बुझे हुए बिस्तर में दबे रहते थे, अब वह एक बैंक में काम करते थे। नई नौकरी, नई वर्दी, सोने के बटन। और उन्होंने सोचा कि ग्रेगर ने माँ को तकलीफ दी है। उन्होंने सेब उठाया और ग्रेगर पर फेंकने लगे, एक के बाद एक सेब, जैसे उनका बेटा एक निशाना हो, जैसे प्यार आखिरकार सूख चुका हो। एक सेब ग्रेगर की पीठ पे धंस गया और वह वहीं रह गया हफ्तों तक, क्योंकि किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। यह जख्म उसे धीरे धीरे मारता रहा। पर इसने एक और काम किया। इसने पिता को याद दिलाया कि वह कीड़ा उनका बेटा है।
बेटे की पीठ में धंसा हुआ वह घाव ही एकमात्र चीज थी जो पिता को याद दिलाती थी कि उनका भी एक बेटा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। परिवार ने नए 3 किराएदार ले लिए। वे सज्जन अनुशासित लोग थे। उनकी दाढ़ियां थी, उनके अपने नियम थे। और अब ग्रेगर का कमरा एक गोदाम बन चुका था। टूटी हुई चीजें, बेकार सामान, वह सब जो कहीं और नहीं जा सकता था वह ग्रेगर के पास आ जाता था। जिसने कभी सबके लिए सब कुछ जुटाया था, अब उसके कमरे में ही वही सामान आ रहा था जो परिवार को अब नहीं चाहिए थे। ग्रेगर इस कमरे में घूमता था। रात को जब सब सोते थे वह छत पर लटकता था, दीवारों पर चढ़ता था। और शायद उन पलों में कुछ अजीब सी शांति थी। एक शाम किराएदार खाना खा रहे थे और तभी रसोई से वायलिन की आवाज आई। गिरेत बजा रही थी। किराएदारों ने सुना। उन्होंने गिरेत को बुलाया, अंदर आकर बजाने के लिए कहा। और ग्रेगर जो कुछ महीने से खुद को छिपाए हुए था, वह दरवाजे की तरफ खिंचा चला आया। क्या वह वाकई इतना पशु हो गया था कि संगीत उसे इस तरह खींचे? यह जैसे किसी अज्ञात पोषण का रास्ता उसके सामने खुल रहा था, जिसका नाम उसे नहीं पता था। वायलिन की धुन, बहन के हाथ और ग्रेगर का दिल जो अभी भी धड़कता था, अभी भी महसूस करता था। उसने सोचा, काश मैं बहन को अपने कमरे में लेके जा सकता। काश वह मेरे लिए बजाती। काश हम फिर वैसे ही हो सकते जैसे हम पहले थे। बड़ा किराएदार एक कठोर स्वर में बोलता है, श्रीमान सामसा, मैं इस घर में और नहीं रह सकता। यह हालात किसी भी सभ्य इंसान के लिए असहनीय है। किराएदारों ने देखा ग्रेगर को और उन्होंने तय कर लिया कि वे चले जाएंगे और किराया नहीं देंगे। परिवार टूट गया। एक रात गिरेत ने कहा, साफ साफ, बिना किसी लाग लपेट के, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। यह ग्रेगर नहीं है। अगर यह सच में ग्रेगर होता तो वह समझता और वह खुद ही कहीं चला जाता। और ग्रेगर ने सुना, अपनी बहन की आवाज में, जिस बहन से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए उसने संगीत विद्यालय का सपना देखा था। और उस पल ग्रेगर ने पहली बार उससे सहमति जताई। हाँ, अब वह ग्रेगर नहीं था, या शायद वह पहले भी ग्रेगर नहीं था। शायद वह हमेशा से बस एक काम करने वाला ढांचा था, एक कमाने वाली मशीन, एक बेटा जो परिवार के बोझ को उठाता था। और जब वह अब वही काम नहीं कर सकता तो वह कुछ भी नहीं था। ग्रेगर के मन में यह विचार आया कि उसे गायब हो जाना चाहिए, जो बहन की राय से भी कहीं ज्यादा पक्का और दृढ़ था। ग्रेगर अपने कमरे में वापस आया। दरवाजा बंद हो गया। पीछे से गिरेत की आवाज आई। आखिरकार उसने एक राहत की सांस ली और ग्रेगर लेट गया। उसके शरीर में दर्द था, पर वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह सेब जो पीठ में धंसा हुआ था, वह भी अब बहुत दूर लगने लगा था। उसने परिवार को याद किया, माँ को, पिता को, गिरेत को, प्यार से, बिना किसी कड़वाहट के। उसने अपने परिवार को गहरे प्रेम और भाव से याद किया कि उसे अदृश्य हो जाना चाहिए। और जब सुबह के 3 बजे और जब शहर की घड़ी ने 3 बार आवाज लगाई, ग्रेगर सेम्सा की सांसें थम गई। चुपचाप, बिना किसी आवाज के, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी को परेशान किए, उसने अंतिम सांस ली। और वह एक फुसफुसाहट से भी धीमी थी, जैसे मरते वक्त भी उसने किसी को तकलीफ न देने की कोशिश की। आज सुबह सफाई वाली आई। उसने देखा, उसने परिवार को बताया, वह मर गया। और परिवार ने राहत की सांस ली। पिता ने कहा, भगवान का शुक्र है। माँ ने आंसू पोंछे। और गिरेत ने ग्रेगर की देह को देखा और कहा, देखो यह कितना पतला हो गया था। उसने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया था। उन्होंने उसकी पतलाई तब देखी जब वह जा चुका था। जब वह जीवित था तब उन्होंने उसकी भूख नहीं देखी। और फिर परिवार ने एक काम किया जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सत्य है। वे घर से बाहर निकले, पहली बार महीनों में। ट्राम में बैठे, धूप में नहाए, एक दूसरे से बातें की, भविष्य की बातें, नए घर की बातें, गिरेत की विवाह की बातें। गर्म धूप में ग्रेगर के बोझ से मुक्त परिवार फिर से सांस लेने लगा। गिरेत ने अपना शरीर फैलाया जैसे कि एक नई शुरुआत हो रही हो। और माता पिता ने उसे देखा और सोचा, अब एक अच्छे घर की तलाश करनी होगी, एक अच्छे लड़के की। जिंदगी आगे बढ़ चली और ग्रेगर सेम्सा कहीं नहीं था। काफ्का ने ये कहानी आज से कई साल पहले लिखी थी, पर आज भी यह उतनी ही सच लगती है।
क्योंकि ग्रेगर साम्सा की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उन सबकी कहानी है जो एक दिन उपयोगी नहीं रहते, जो बीमार पड़ते हैं और थक जाते हैं, जो अपनी भूमिका निभाना बंद कर देते हैं और तब उनके इर्द गिर्द की दुनिया धीरे धीरे उन्हें मिटाने लगती है। हम सभी किसी न किसी रूप में ग्रेगर साम्सा हैं। हम सभी उस सुबह से डरते हैं जब हम उठे और पाए कि हम किसी ऐसे में बदल गए हैं जिसे हमारा परिवार नहीं पहचानता। पर काफका ने एक और बात कही, बिना कहे। ग्रेगर ने जाते जाते प्यार किया, उसने शिकायत नहीं की। उसने सोचा मुझे जाना होगा ताकि वे जी सके। और यह शायद इंसानियत का सबसे गहरा रूप है, जब प्यार इतना बड़ा हो जाए कि वह खुद को मिटा दे। उसके अदृश्य होने का निर्णय बहन की राय से भी अधिक दृढ़ था और उस निस्वार्थ विलोपन में ग्रेगर उससे कहीं अधिक मनुष्य बन गया जितना वह कभी था। आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।